तो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी तक हमने कर लिया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कंप्लीट कर लिया है। एनफ जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो कम से कम एनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए भले ही आप कुछ ऐड कर, मुझे लगता है मेंस के लिए भी एनफ ही है, वो ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें। तो उसको आप देख लें, बहुत शॉर्टकट में मैं वीडियो में बना दे रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी चीज़ समझाना है, सब करके भी हो जा रहा है। तो फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया नहीं था फंडामेंटल ड्यूटी। ये इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था 1975 से 77 के बीच, तो उन्होंने 1976 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, जो हमने डीपीएसपी में मैंने बताया था कि डीपीएसपी में 3-4 अमेंडमेंट किए हुए हैं, कुछ ने ऐड किया है उसने। उसी तरीके से उन्होंने एक नया मतलब आर्टिकल ही ऐड कर दिया, एक नया पार्ट 4A बना दिया। पार्ट 4 तो डीपीएसपी का है, पार्ट 4A बना दिया। उसमें उन्होंने डाल दिया फंडामेंटल ड्यूटी और आर्टिकल बना दिया 51A। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नंबरिंग है उसको चेंज नहीं किया जाता है, बस उसमें 4 को ए लगा दिया जाता है। आर्टिकल कुछ ऐड करना है तो ABCD लगा के किया जाता है। तो ये एक चीज़ हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी उन्होंने क्यों लगाया, तो इसका बहुत लोग ये रीज़न बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कि पूरे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब जनता दल रिवोल्यूशन जो हो रहा है, तो इंदिरा गांधी को लगा कि भाई लोगों को कुछ ड्यूटी भी मानना चाहिए, कि लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ा, मतलब सिटीजन को राइट दिए गए, इतने सारे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, तो उनको ये फील हुआ ऐसा। तो उन्होंने पहले कमेटी बैठाया कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी भी होना चाहिए, कि जब राइट दिए गए हैं, डीपीएसपी वगैरह इतने सारे चीज़ें हैं, तो लोगों को ड्यूटी भी होना चाहिए, मतलब देश के प्रति सम्मान की भावना हो और कुछ ड्यूटी हो अपना देश के लिए, रिस्पेक्ट करें इंस्टीट्यूशंस का, ये सब चीज़ का। तो उन्होंने एक स्वर्ण सिंह कमेटी बैठाया। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसने पूरे स्टडी करने के बाद रिकमेंड किया कि ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। 11 तो ओरिजिनली तो 10 था, 11th जो ऐड किया गया वो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में। तो 10 स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो ज़्यादा रिकमेंड किया था, कितना किया था उतना अभी श्योर नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट किया गया 10 को। तो अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 10, मतलब जब इंदिरा गांधी ने जो 1976 में अमेंड कराया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था ही नहीं कुछ भी। तो अमेंडमेंट के बाद जो ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें 10 को ऐड किया गया था। 11th जो है वो 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11th को जोड़ा गया था। और ये कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर जो था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशियन यूनियन जो था, तो वो जो था इससे ये लिया गया था, बोरो किया गया था। उसके बाद जो है ड्यूटी कौन कौन सी है अब हम ये देख लेते हैं, बाकी कुछ तो बचा नहीं, इसका फीचर बेसिक हम लोग सब देख ही लिया। हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो बताया था बहुत सारे, उसमें कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जानने के लिए, लेकिन आप फिर भी बता दे रहा हूँ कि मैंने बुक में तो नहीं लिखा है, कोचिंग में मैंने सुना था वो, कि सर ने बताया था कि एक ड्यूटी में था वोट देने का भी, ड्यूटी में मेंशन किया गया था, टैक्स देना, वोट देना, वोटिंग करना। तो ये दोनों को हटा दिया गया गवर्नमेंट ने, टैक्स देने को ड्यूटी नहीं रखा, वोटिंग को भी नहीं रखा। वो आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देना। टैक्स जो है उसको भी हटा दिया गया है इसमें से, ड्यूटी से। उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ राइट देख लेते हैं, 10 क्या है और 11th ऐड हुआ वो क्या है, टोटल 11 भी है। तो शॉर्टकट में इसको देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं जिससे कि रिटेंशन हो सके, याद हो सके। तो सबसे पहला तो है कि हमारा ड्यूटी क्या होना चाहिए, अपने नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए हैं गवर्नमेंट के, इसको सम्मान देना, इनके बात को मानना, फॉलो करना, जो रूल बन रहा है उसको, रूल ऑफ द लैंड, उसको एक्सेप्ट करना, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक चीज़
तो हो गया पहला। ये कॉमन सेंस से भी आपको पता चल रहा है कि पहला ड्यूटी यही होना चाहिए किसी भी सिटीजन का। सेकंड, उसके बाद क्या हो सकता है कि जो हमारे नेशनल स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें जो आइडियल थे कुछ, मतलब जितने भी लीडर जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर, तो उन लोगों के कुछ आइडियल्स थे। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप समझ में आ ही जाता है। वैसे ऐसे भी हम लोग सुन के हम लोग को पता चल जाता है कि किसका क्या आइडियल है। बचपन से लोग सुनते हैं भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी का। तो बेसिक आइडियल मतलब उन लोगों का क्या आदर्श था, क्या उन लोगों का सोच था, नोबल आइडियाज, उसको मानना, फॉलो करना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये सेकंड है। सेकंड ड्यूटी ये है हम लोग का, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम लोग आज़ादी पाए हैं। तो हमारा एक हक बनता है कि ग्रेटिट्यूड फील करना, एक उपकार उन लोग का मानना, सम्मान देना। तो ये ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये देश बना, नहीं तो पता नहीं कि कैसे होता, क्या नहीं होता। तो ये दूसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। तीसरा, सोवरेनिटी जो इंडिया का है, संप्रभुता, उसको प्रोटेक्ट करना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। देश की जो यूनिटी है, यूनिटी मतलब हो गया आपस में भाईचारा फील करना, हम सब एक हैं। इंटीग्रिटी मतलब हो गया बाउंड्री से रिलेटेड है कि हमारे देश का जो बाउंड्री है उसको कभी हम कम नहीं होने देंगे, वो इंटीग्रिटी हो गया। डिवाइड नहीं होने देंगे देश को, किसी पार्ट को, जैसे खालिस्तान का डिमांड चल रहा था वैसे करके, कश्मीर वगैरह का। तो उसको है कि इंटीग्रिटी ड्यूटी हमारा है कि हम कभी फ्यूचर में हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कुछ भी बन जाए, या अभी भी ओपिनियन देना है आपको, टीचर प्रोफेसर हैं, तो अब बच्चों को ये नहीं, आपका ड्यूटी है कि आप ये नहीं बोलें कि खालिस्तान बनना चाहिए, कश्मीर अलग हो जाना चाहिए। ये हमारे ड्यूटी के अगेंस्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि एक सिटीजन होने के नाते हमारा ड्यूटी बनता है कि हम देश की इंटीग्रिटी को बचाए रखें। आप कहीं भी अपना ओपिनियन रखना हो तो आपको ड्यूटी है कि आप देश के इंटीग्रिटी, सीमा, बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हुए बोलें वैसा। और साथ में हमारे देश की जो यूनिटी है, सोवरेनिटी है, उसको भी आप ध्यान में रखें, उसको भी प्रोटेक्ट करें अपने हिसाब से जितना आपका हो सकता है। ये ड्यूटी है हमारा। फोर्थ है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कि जब भी देश में कभी युद्ध की स्थिति आ जाए, इमरजेंसी हो जाए, अटैक हो जाए और आर्मी आपको ज़रूरत पड़े डिफेंस में जाने के लिए, तो उसमें जाने के लिए रेडी होना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। या फिर जब आपको बुलाया जाए नेशनल सर्विस के लिए, गवर्नमेंट बुला भी सकता है, तो उस समय भी जाना ड्यूटी है हमारा। पांचवा होता है कि जो इंडियन के लोग, जो भारतीय लोग, हम सब भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपस में हारमनी को बढ़ावा देना, भाईचारा, प्रेम, इसको बढ़ावा देने का काम करें एक सिटीजन के नाते। अपने आसपास जो भी लोग हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग रिलीजन के, अलग कल्चर के लोग, जो इतने सारे डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग जो है आपस में भाईचारा के साथ रहें, उसको ये एहसास दिलाएं कि भाई हम भी, तुम भी हमारे जैसे हो, हम सब एक हैं। ये एहसास दिलाने अपने व्यवहार से, ये हमारा एक ड्यूटी बनता है। और डिग्निटी जो है, और साथ में इसमें ये भी है कि महिलाओं के प्रति कोई भी अपमानजनक भाषा, डेरोगेटरी भाषा नहीं बोलना, सम्मान देना महिलाओं का, ये भी है। क्योंकि मतलब अलग जेंडर को भी, यूनिटी मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, ये सब हम लोग बात कर लिए। जब हम डिफरेंट लैंग्वेज के लोग के साथ यूनिटी बनाना, तो डिफरेंट जेंडर के साथ भी तो बनाना है। जो अलग जेंडर है महिलाओं का, तो उसको भी तो आपको यूनिटी के लिए उसको सम्मान देना पड़ेगा। अपमानजनक भाषा बोलने से तो होगा नहीं। पता चले कि देश में हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में अगर महिलाओं को सब लोग डेरोगेटरी बोलते रहें, गवर्नमेंट भी लागू कर दे, प्रधानमंत्री भी अपमानजनक भाषा सब लोग बोले स्टेट का, तो हो जाएगा
सिविल वार, वुमेन और वुमेन्स अलग, वो इंडियन गवर्नमेंट को मानेंगे ही नहीं। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में आ सकता है देश, फिर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। उसमें कोई भी सेक्शन अगर अपने आप को अलग मान ले और गवर्नमेंट भी उसको डिस्क्रिमिनेट करे, रिस्पेक्ट नहीं दे, हारमोनी के साथ नहीं उसको अपनापन का एहसास नहीं दिला पाए अगर गवर्नमेंट, तो फिर वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहेगा, वो अलग ही अपना विद्रोह करने लग जाएगा। तो इस तरीके से देश की यूनिटी नहीं बन पाएगी, देश चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये सब सोच करके बनाया गया है, बहुत सोच करके ये सब डाला गया है। तो 6 जो है फंडामेंटल ड्यूटी, वो है अपने हेरिटेज कल्चर को प्रोटेक्ट करना, वैल्यू देना, प्रिजर्व करना। जो भी कल्चर आपका हेरिटेज है देश का, या फिर अपना पर्सनल आपका रिलीजन का हो, स्टेट का हो, जैसे हमारे बिहार में नालंदा हो गया, तो वो एक नेशनल भी है, वो स्टेट का भी है। तो इस तरीके से अपने रिच हेरिटेज को कंपोजाइट कल्चर बनाना, ये भी है जो हिंदी में कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। तो कंपोजाइट कल्चर ऐसे बनाने के लिए काम ड्यूटी हम लोग का हो गया। कितने हो गया अभी? 4 5 6 ड्यूटी देख लिए अभी। 7th ये है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, फॉरेस्ट, लेक, नदी, तालाब, वाइल्ड लाइफ जो हो गया, जीव जंतु जानवर जो वाइल्ड लाइफ में जंगलों में पाए जाते हैं, उन सबको कंपैशन के साथ, अपना लिविंग क्रिएचर्स को कंपैशन के साथ देखना। जैसे अभी हम देखे थे, बहुत बड़ा पूरे देश को बहुत दुख हुआ था, जो एलिफेंट जो थी प्रेग्नेंट, उसको किसी ने खिलाया या फिर रखा हुआ था, तो उसको जो डेथ हो गया था प्रेग्नेंट एलिफेंट का। तो ये जो है कंपैशन जो पूरे देश ने दिखाया, सबने उसके प्रति अपना दुख दर्द को लोगों ने व्यक्त किया कि लोगों को कितना हर्ट हुआ ये देख करके। तो ये चीज़ जो है हमारा ड्यूटी बनता है, हम प्रोटेक्ट भी करें उसको, सिर्फ फील भी करें उसको, उन लोगों के दुख दर्द को भी फील करें। तो ये एक हो गया हमारा। फिर अब ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, वो अलग टॉपिक है, वो आप मेंस के लिए देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इतना वो अलग इशू आप देख सकते हैं नेट पर सर्च करके, कैसे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक समाज में होते रह रहा है कि वाइल्ड लाइफ से कोई जानवर, शेर, चीता या फिर आ गई, या फिर वो आपको खेतों को तबाह कर रहा है, तो उसका अलग टॉपिक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, अभी इसको रन देते हैं, बाद में देखेंगे उसको। तो अभी तो यह है कि कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर के लिए है, और इन्वायरमेंट जो भी है, नदी तालाब, उसको गंगा जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस सब के लिए अपना फीलिंग रखना, कंपैशन रखना है कि हम उसको पॉल्यूट नहीं करें, किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट को, हमारे नेशनल इन्वायरमेंट जो है उसको। 7 हो गया। अब 8 जो है वो है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, और ह्यूमनिज़्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इसमें 3 चीज़ हो गया। एक हो गया कि साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ को देखना, अगर उसके बाद हो गया कि ह्यूमनिज़्म मानवतावाद, ये तो आप जानते हैं इंसानियत जो कहते हैं। उसके बाद है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी साइंटिफिक टेम्पर से मिलता जुलता है जो इसमें दिया हुआ। मतलब साइंटिफिक टेम्पर हो आपका, और इंक्वायरी करने की आदत बने कि आप किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लें। कोई भी चीज़, मुद्दा आप आसपास आप देख रहे हैं तो उसको इंक्वायरी करें, जानें कि क्या है ये, और रिफॉर्म करने की स्पिरिट रखें कि उसको रिफॉर्म करने का। 7 8 हो गया। अब 9th देखते हैं। 9th जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना और वायलेंस नहीं करना, ये दोनों एक साथ दिया हुआ है। वायलेंस, हिंसा को छोड़ देना, गांधीयन प्रिंसिपल, और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसका रक्षा करना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी देखें सरकारी चीज़ देख कर के लोग तोड़ फोड़ करने लगते हैं, रेलवे वगैरह क्या क्या चीज़ का। तो ये ड्यूटी नहीं हुआ आपका, अपना मानना चाहिए कि जो भी नेशनल प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, वो अपना
मेरा प्रॉपर्टी है, ये मान करके आपका ड्यूटी बनता है उसको सेफगार्ड करना। फिर 10th जो है फंडामेंटल ड्यूटी, वो है कि हमेशा आप एक्सीलेंस की तरफ कोशिश करना, स्ट्राइव करना। मतलब कि हमेशा किसी चीज़ को एक्सीलेंट, किसी कोई भी काम कर रहे हैं आप, क्रिकेट में हो, एक्टर हो, स्टूडेंट हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, जो भी चीज़ में आप हो उसमें आपको एक्सीलेंस पे जाना है। मतलब एक होता है एवरेज, गुड, बेस्ट, बेस्ट के बाद भी एक्सीलेंट होता है, ज़बरदस्त। तो वहाँ तक आपको हाईएस्ट लेवल पर जाना है, एपिटोम तक। जो सचिन तेंदुलकर को आता है कि सचिन व्हेन ही reached the epitome of the career when he hit the 100th century, इस टाइप का आपको एक्सीलेंस हर एक क्षेत्र में। तो सचिन ने अपना फंडामेंटल ड्यूटी तो कर दिया, एक्सीलेंस में जा करके अपने स्फीयर, जो अपने प्रोफेशन में। तो इस तरीके से जो भी प्रोफेशन में है हमको एक्सीलेंस पे जाना है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम सब स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये काम हो गया कि हम इसमें एक्सीलेंस तक जाएं, जितने ज़्यादा मार्क्स ला सकें, हाईएस्ट, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो ये हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, कि हम जितना भी यूपीएससी में जितने भी मार्क्स आया है उस सबको ब्रेक करने का टारगेट हम बनाएं। जय हनुमान। अभी जो बोला काश ये सही हो जाता। जय माँ सरस्वती। अभी जो मैं बोला हूँ काश ये सही हो जाए, मैं ही रिकॉर्ड ब्रेक कर सकूँ। तो होना चाहिए, ड्यूटी हमारा है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, कोशिश करना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जैसे ये भी लिखा हुआ है इसमें कि कलेक्टिव एक्टिविटी, नेशनल जो है, बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर कोशिश करेगा अचीवमेंट के लिए, एक्सीलेंट होने के लिए, तो देश भी आगे बढ़ेगा। अगर हर एक मजदूर, किसान, जो भी जितने लोग हैं अपने काम में एक्सीलेंट बनने में जाए, देश कितना आगे चला जाएगा। ये सबसे बेस्ट मुझे लगा जितने भी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मतलब कि ज़बरदस्त है ये। इसको अगर लोग मान लें तो भाई कमाल, जापान, अमेरिका सब से आगे हम लोग निकलेंगे ज़रूर। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ लिखा हुआ है। अब अमेरिका क्यों आगे निकला हुआ है यूएस से? क्योंकि वहाँ पे बिल गेट्स हैं, अपने काम में एक्सीलेंट पे है, एपिटोम पे है। अब वो वैसे ही अमेजन जो है वो भी एपिटोम पे चला गया, सबको पीछे छोड़ के। मतलब ऑनलाइन जो मार्केटिंग होता है नेट के ज़रिए, तो उस पर एपिटोम पे चला गया वो। मार्क जुकरबर्ग सोशल मीडिया के हाईएस्ट पे चला गया। तो ये जो एक्सीलेंस पे लोग जाते हैं, एक इंडिविजुअल, तभी तो अमेरिका अभी सबसे नंबर 1 माना जाता है। जापान में भी लोग एक्सीलेंट पे जाते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट माना जाता है, इनोवेटिव माइंड है। तो इस तरीके से मोदी जी जैसे कहते हैं कि जब हर एक इंसान, जब 130 करोड़ लोग जब एक कदम चलेंगे तो पूरा देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। तो उसी बात को मोदी जी ने थोड़ा हल्के तरीके से कहा था कि कम से कम एक कदम तो आगे बढ़िए आप, मतलब अपना जितना कैपेसिटी से आप काम कर रहे हैं, थोड़ा वैल्यू एडिशन, कुछ स्मार्ट तरीके से कुछ कीजिए। एक कदम तो आप अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो कम से कम देश का इतना ज़्यादा एक साथ हो जाएगा। तो ये चीज़ मोदी जी ने इसी चीज़ को बोला था, जहाँ तक मुझे लगता है। और 11th जो ऐड किया गया 2002 में, तो 11th में क्या ऐड किया गया है कि हाँ, वो जो है 6 साल से 14 साल के बच्चों को, आपका कोई चाइल्ड है या वार्ड है, वार्ड मतलब आप किसी को गोद लिए हुए हैं, तो उसको एजुकेशन देना, उसको स्कूल भेजना, ये आपका कोई भी गार्जियन का, माता पिता, पेरेंट हो या गार्जियन हो, उसका ये ड्यूटी बनता है। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 हो गया। 20 मिनट का लगभग ये वीडियो हो गया फंडामेंटल ड्यूटी पे। मुझे लगता है आप देख लेने के बाद कभी भूलेंगे भी नहीं। मुझे खुद वीडियो बनाते समय इतना याद हो गया कि मुझे लगता है मैं खुद नहीं भूलूँगा, ऐसे एक्सप्लेन किया हम अच्छे से। तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है वीडियो बनाने में भी, और आपका ही फ़ायदा है देखने में भी, और इतने डिटेल में समझने के बाद आपको याद ज़रूर रहेगा। यही मैं हर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देखे उसको अच्छे से याद हो जाए। जय हनुमान, जय माँ सरस्वती। गुड बाय।